नवग्रह यानी कि 9 ग्रह जो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय संस्कृति में नवग्रह की पूजा का एक विशेष महत्व है, क्योंकि जो हर एक ग्रह है उसका एक विशेष प्रभाव होता है, जिसे संतुलित करके आप अपने जीवन में सुख और समृद्धि ला सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जन्म के समय नवग्रह की स्थिति से आप अपनी भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। हिंदू ज्योतिष में कुल 12 राशि चिन्ह होते हैं, जिस पर ये जो नवग्रह है वो अलग अलग तरीके से प्रभाव डालते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि यदि ग्रहों की स्थिति खराब हो तो उसे दोष कहा जाता है, जिस दोष को दूर करने के लिए लोग अलग अलग तरह के अनुष्ठान और पूजा करते हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं वडोदरा के एक ऐसे ही नवग्रह मंदिर में, जिसकी स्थापना 1892 में हुई। ये मंदिर वडोदरा का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर 9 के 9 ग्रह आप देख सकते हैं एक ही पट्टिका पर विराजमान है। यहाँ पर आके जो श्रद्धालु है वो 9 ग्रहों की पूजा साथ में कर सकते हैं। ये जो मंदिर है उन लोगों के लिए शक्तिशाली आश्रय माना जाता है जो अपने ज्योतिषीय परेशानियों से राहत पाना चाहते हैं। आइए जानते हैं इस मंदिर के महाराज से कि इस मंदिर की क्या ऐसी खास बात है जो हजारों भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इस मंदिर की क्या खास बात है, इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए हमें। ये मंदिर का स्थापन 1892 में हुआ था, गायकवाड़ तीसरे के टाइम में, और ये बहुत पुराना मंदिर है। यानी गुजरात में भी देखने जाए तो यहाँ जो नवग्रह का स्थापन है ऐसा आपको गुजरात में कहीं और जगह मिलेगा नहीं। इसकी विशेषता ही यही है कि 9 ग्रह एक ही आसन पे मिलेंगे। अब शनि है, मंगल है, गुरु, बुध, वो पर्टिकुलर होते अपनी अपनी दिशा में होते हैं, मगर यहाँ सभी ग्रह पश्चिम की दिशा में दिखते हुए आपको दिखेंगे। एक ही आसन पे 9 ग्रह बिराजे हुए हैं, वो आपको कहीं मिलेंगे नहीं। मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ जो भी अपने श्रद्धा से जो भी अपना मानता है उसकी मनोकामना यहाँ पूरी होती है। इस मंदिर में प्रवेश करते हुए मुझे ये नज़र आया कि लोग नींबू मिर्ची लेकर पूजा कर रहे हैं, तो उसकी क्या महत्वता है, आप बता सकते हैं? वो जनरली अपने हिंदू धर्म के अंदर कोई नज़र वगैरह टोटका करने वाला ऐसा कुछ होता है, उसके लिए नींबू मिर्चा दरवाजे पे लगाते हैं। इसका एक भी रीज़न है कि लक्ष्मी जी के लिए भी घर में भी लक्ष्मी जी का आह्वान हो, अपने घर में कोई पनौती का प्रवेश ना हो, उसके लिए भी ये नींबू मिर्चा लगाते हैं। अपने जन्म कुंडली के अंदर जो भी ग्रह का होगा तो वही ग्रह के हिसाब से उनको कर्म करवाना ही पड़ता है। मगर यहाँ ऐसा है कि शनिवार के दिन ज़्यादातर लोग आते हैं, शनि की 7:30 चलती है, तो उसके लिए वो यहाँ लोग मनता करवाते हैं, उसको दान रखते हैं, शनि महाराज का दिया करवाते हैं। और कोई रखता है ऐसे 5 शनिवार है, 11 शनिवार ऐसे दान भी करने के लिए शौक आते हैं। और दूसरे भी पूजा वगैरह जो भी है जन्माक्षर के अंदर उनका कोई दोष है, काल सर्प है या कोई श्रापित दोष है, दूसरी कोई भी चीज़ हो तो उसका यहाँ विधि विधान पूजा होती है। और नवग्रह का एक ही आसन यहाँ है, इसकी वजह से उसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ नवग्रह के सामने उनकी पूजा जो भी करवाते हैं तो नवग्रह के सामने ही होता है। ये मंदिर जैसा कि आपने बताया कि कितना पुराना है, 1892 में ये मंदिर की स्थापना हुई थी, तो इस मंदिर की रक्षा कौन करता है? इतने साल हो चुके हैं, इस मंदिर की देखभाल कौन करता है? ये मंदिर जब से हुआ तो हमारे दादा के दादा यानी
वही लोग से चलता आ रहा है, हम ही लोग संभाले। हमारी तीसरी पीढ़ी हो गई यहाँ पे। मेरे 90 साल के तो मेरे पिताजी है, वो भी अभी वही मंदिर की पूजा सेवा वगैरह करते हैं। हम भी वही मंदिर की पूजा सेवा करते हैं। हमने जो भी स्ट्रक्चर अभी जो भी है उसको इसी तरह से संभाल के रखा है, उसमें कोई चेंजेस वगैरह करवाया नहीं है, क्योंकि उसके जो भी है उसकी धार्मिक मान्यता बनी रहे, उसका महत्व बनी रहे, वही हमारा काम है कि उसकी मान्यता, जिसकी आस्था है उसकी आस्था को ठेस ना पहुँचे, उसी तरह से मंदिर को संभाल के रखा। जैसा कि अभी आपने मेरे साथ देखा कि इस मंदिर का जो नज़ारा है वो कितना अद्भुत है, जहाँ पर आप 9 के 9 ग्रहों की एक साथ पूजा कर सकते हैं। और इस मंदिर की एक खास बात ये भी है कि यहाँ पे ना केवल नवग्रह की पूजा की जाती है, बल्कि इसके साथ ही साथ श्री अमरकंटेश्वर महादेव, हनुमान जी, देवी महाकाली के साथ अन्य महत्वपूर्ण देवताओं की भी पूजा की जा सकती है। इस मंदिर की एक खास विशेषता है इधर के रंग बिरंगे तोते, जो इस मंदिर की शांति और भव्य माहौल में अपनी मीठी सी आवाज़ से और भी रंग बिखेर देते हैं। ये जो तोते हैं वो इस मंदिर को और भी अद्भुत और भव्य बनाते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इस मंदिर परिसर में ना केवल नवग्रह की पूजा की जाती है, बल्कि अन्य महत्वपूर्ण देवताओं की भी पूजा की जा सकती है। और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देवी महाकाली की प्रतिमा रखी गई है, उनका एक छोटा सा मंदिर है और यहाँ पर आकर आप देवी महाकाली की दर्शन कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। अभी जैसा कि हमने आपको देवी महाकाली का दर्शन करवाया और अब हम आपको लेकर चलते हैं अमरकंटेश्वर महादेव का दर्शन करवाने और जानते हैं कि इस मंदिर में उनको किस तरह से विराजा गया है। ये जो अमरकंटेश्वर मंदिर है इसके बारे में क्या खास है? ये अमरकंटेश्वर महादेव जो है वो स्वयंभू यहाँ प्रकट हुए थे। जब ये मंदिर का स्थापन हो रहा था, जब दूसरा कुछ काम चल रहा था यहाँ पे, तब खुदाई के वक्त समय ये मंदिर में स्वयंभू प्रकट हुए थे। उनके साथ में नंदी है, गणपति की जी मूर्ति है, हनुमान जी की पुरानी मूर्ति है और बड़िया देवी जी की मूर्ति भी निकली हुई थी। इसकी वजह से फिर ये पूरा मंदिर स्थापन हुआ, अमरकंटेश्वर महादेव नाम से उनको स्थापन किया गया। इस मंदिर में शनिवार, बुधवार और शुक्रवार को भक्तों की भीड़ हमें देखने को मिलती है और ख़ासकर शनिवार को जब भक्त शनिदेव की पूजा करने आते हैं और उन पर काले कपड़े, नारियल, लोहे और तेल जैसी वस्तुओं को चढ़ाकर अपने दोष को हटाने की पूजा करते हैं। इस मंदिर में 5, 11 या 21 शनिवार तक दीप जलाने की प्रक्रिया भी की जाती है। ये जो रस्म है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भक्तों की आस्था को और उनके भक्ति को दर्शाता है। मैं बड़ौदा में बहुत दिन से रह रही हूँ, 24 साल हो गया मेरे को बड़ौदा में। तो मैं ये मंदिर में आती रहती हूँ और अभी मेरा जो बेटी का शनिदेव का महादशा चल रहा है, इसलिए हर शनिवार को बजरंगबली और शनिदेव का पूजा करने इधर आती हूँ। तो मेरे बेटी इधर नहीं रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं, तो उनका फ़ोटो लेके मैं
शनिदेव के, उनके नाम में पूजा करती हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रामलिंगा शास्त्री जी, जो खास हैदराबाद से वडोदरा के इस नवग्रह मंदिर में दर्शन करने आए हैं, और इस बात से आप समझ सकते हैं कि ये मंदिर कितना खास और अद्भुत है। तो आइए जुड़ते हैं इनसे और जानते हैं कि वो क्या जानते हैं इस मंदिर के बारे में। Actually, I am here in Hyderabad, Baroda from Hyderabad for some function to attend a marriage. So मुझे ये गूगल में देखा prominent temples in Baroda. So this is the first one मुझे देखा है, बहुत पुराना वाला, about almost 150 years old, and it's all Navagraha temple है ना. Navagraha is very prominent because these 9 planets manage the entire universe basically. That's what I believe. So I thought, okay, let me visit. So I was staying in ITC hotel, so I took a cab and come down here. आपका इस मंदिर का अनुभव कैसा रहा? How was your experience? Yeah, I visited several temples across India. I had been to Varanasi last week also. So this is quite old and it gives me a good positive energy also. But Navagrahas, actually I give more importance to all Navagrahas. So in that angle, all these 9 Navagrahas what you can see are facing same direction. I have visited several Navagraha temples across India. So each Navagraha will be looking at various directions. Here it is looking at same direction, in one direction. All are in same angle. All wherever you see, 3 will be, you can able to see. It's quite good and quite interesting also. So I have full faith on that. इस मंदिर की जो दिव्यता है और भव्यता है वो इस स्थान को और भी अद्भुत बनाती है। तो यदि आप अपने किसी भी ज्योतिषीय समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं तो इस मंदिर में ज़रूर आइए, क्योंकि ये जो मंदिर की शांति है, आध्यात्मिकता है, इस मंदिर का जो माहौल है वो आपके मन को मोह लेगी और इसी के साथ ही साथ आपके जीवन के सारे ग्रहों को दूर करेगी। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out.
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। એસી જોઈએ કે રેફ્રિજરેટર, વોશિંગ મશીન જોઈએ કે એલઈડી ટીવી, બધું જ એક જ છત નીચે જો બેસ્ટ ઓફર્સ અને બેસ્ટ સર્વિસીસ સાથે જોઈતું હોય તો આવો હિમાંશુ સેલ્સ. Visit Himanshu Sales, House of AC, Electronics and Home Appliances, વડોદરા, સુરત, હાલોલ અને લુણાવાડા. Or call 9825 11157. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. નમસ્કાર, મારું નામ છે આત્મીય પટેલ. મારું ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ATM ફૂડ સ્ટુડિયો નામથી પેજ છે. અમે વડોદરાનું સ્ટ્રીટ ફૂડ કવર કરતા હોઈએ છીએ, ખાસ કરીને વડોદરાનું સેવસળ. હું આજે આવ્યો છું VNM ટીવીના સ્ટુડિયોમાં અને મારો ઇન્ટરવ્યૂ લઈ રહ્યા છે સુહાલી જૈન मैम. नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं VNM टीवी पर बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर. जो हमारे साथ शख्स जुड़े हुए हैं आत्मीय पटेल, उनके टोन से तो आपको लग ही गया होगा वो हमारे स्टूडियो में आए हैं. वो बहुत ही उनका जो ये स्टाइल है बोलने का, उसके लिए वडोदरा में काफ़ी फेमस है और फूड ब्लॉगर हैं. और वो ATM फूड स्टूडियो के नाम से इंस्टाग्राम पर अकाउंट है और काफ़ी फेमस है. आपने कई बार उन्हें जिगर पटेल ब्लॉग्स में भी देखा होगा, क्योंकि वो वडोदरा आए और आत्मीय पटेल जी उन्हें ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता. आज हमारे साथ बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर में फूड इन्फ्लुएंसर आत्मीय पटेल जी जुड़े हुए हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं. तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा. सबसे पहले हम बात करेंगे, वडोदरा में एक चीज़ कॉमन है, वो है खाने पीने की चीज़ें.
अगर आप बस स्टॉप में इंतज़ार कर रहे हो तो आपको वहाँ पर कई सारे स्टॉल्स नज़र आ जाएंगे। अगर आप किसी फिल्म थिएटर में गए हैं तो फिल्म थिएटर के बाहर आपको फूड स्टॉल नज़र आ जाएंगे। तो खाने पीने की चीज़ें यहाँ कॉमन है। जो फूड ब्लॉगर्स हैं वो काफ़ी अच्छा माध्यम है कि वो खाना पीना भी खाते हैं और साथ में उन्हें पैसे भी मिलते हैं। कई लोगों का ऐसा मानना होगा कि जो फूड ब्लॉगर्स हैं उनकी लाइफ बहुत ही आसान होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसी चीज़ पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आत्मीय पटेल जी से। तो चलिए सबसे पहले अब हम उनसे जानेंगे कि सर आपने कैसे सोचा था कि फूड ब्लॉगर बनना है। फूड ब्लॉगिंग का वैसा है कि पहले हम कैमरा के बिहाइंड काम करते थे, जैसे शॉर्ट फिल्म शूट करते थे, किसी मूवी में भी काम किया है प्रोडक्शन में और एडी में। उसके बाद आया कोविड। तो कोविड में क्या हुआ कि घर पे बहुत सारी फूड आइटम्स बनाते थे और हमको मतलब एक इंटरेस्ट है बहुत सारी आइटम्स जो हम टीवी में देखते हैं, जो दूसरे स्टेट की है या फिर दूसरे कंट्री की है, वो हम अपने घर में बनाते हैं। तो फिर ऐसा लगा कि बड़ौदा में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो अभी तक कवर हुई नहीं है। तो हमने एक यूट्यूब चैनल का कांटेक्ट किया, उनके साथ हम आए जिसका नाम जिगर पटेल व्लॉग्स है, हंगरी गुज्जू नाम से उनका पेज भी है। तो उन्होंने बोला कि हम बड़ौदा में बहुत अच्छी सी सीरीज़ करेंगे फूड की। तो उनके साथ हम गए और बड़ौदा का सेव उसड़ है, टोटली स्ट्रीट फूड हमने कवर किया। और बहुत सारी रेस्टोरेंट भी ऐसी थी जो 100 ईयर्स पुरानी थी, तो हमने उसी को भी कवर किया। बाद में बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया, बोला हमको कि आप क्यों नहीं शुरू कर रहे हो। तो हमने भी शुरू कर दिया और धीरे धीरे हम 1 साल से कर रहे हैं और 1 साल में हमने बहुत सारी जगह का कवर भी किया है फूड और बहुत सारी ऐसी रेस्टोरेंट्स है जो 100 साल पुरानी है। सेव उसड़ की शॉप जो बड़ौदा में किसी ने कवर नहीं की थी, वो हमने कवर कर ली और हम 1 साल में अभी 50,000 फॉलोवर भी क्रॉस कर चुके हैं। तो जैसे व्यूअर्स होते हैं बड़ौदा के, उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया है। तो अभी आगे बस यही कर रहे हैं और पूरी मेहनत के साथ कर रहे हैं। ये तो एक चैलेंज बन जाता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, एक मिथ है, लोगों को ये लगता है कि फूड इन्फ्लुएंसर की लाइफ बहुत ही शानदार है। उन्हें हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमें डिशेस के लिए पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वाह फूड इन्फ्लुएंसर बन जाओ, डिश फ्री में खाने मिल जाएगी। तो ये जो मिथ है वो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो एक्चुअली में जो मिथ है उसका मैं आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन देता हूँ डिटेल में। ये हमको कभी फूड की क्रेविंग्स अभी रहती नहीं है, क्योंकि हम फूड देख देख के हम उब गए। रोज़ हम 3 रेस्टोरेंट्स या फिर काट का या फिर किसी क्लाउड किचन का शूट करते हैं, तो हमको फूड के लिए ऐसी कोई क्रेविंग्स है नहीं। अभी क्या है कि हमको कवर करना पड़ रहा है। और रही पैसे की बात, तो पैसे तो हमको रेस्टोरेंट्स वाले देते हैं या फिर किसी क्लाउड किचन वाले भी देते हैं, और जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनका हम वीडियो फ्री में भी करते हैं। जैसे गृह उद्योग हो गया, कोई थेपला बना रहा है, कोई फरसान बना रहा है, कोई कोपरा बाग बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, तो उनका हम वीडियो ऐसे ही कर देते हैं बहुत कम पैसों में। मतलब वो तो फिर हमारा सिर्फ पेट्रोल अलाउंस और एडिटिंग चार्जेस, हाँ बस उतने में ही हम कर देते हैं। तो बेसिकली रहता क्या है कि इसके लिए आपको डिसिप्लिन वाली लाइफ बनानी पड़ती है पहले, क्योंकि क्या होता है कि ये कोई ऐसा काम नहीं है कि आज शूट कर लिया और 10 दिन के बाद वीडियो रखना, ऐसा नहीं है। अगर आज शूट किया है तो परसों उनका वीडियो रखना ही पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं लोगों को, आज वीडियो शूट किया है तो परसों उनका वीडियो आ ही जाता है। और उसके लिए हमको सुबह 4 बजे उठ के रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, फिर उसको एडिट में करना पड़ता है। तो एडिटिंग करके फिर 8 बजे 4 बजे इसलिए उठना पड़ता है कि 8 बजे फिर से दूसरा शूट करने के लिए जाना पड़ता है। तो दोपहर का शूट हो गया, शाम का शूट हो गया, रात को 8 बजे 9 बजे घर पे आते हैं। फिर तो मतलब 10 बजे 11 बजे सो जाते हैं, सुबह 4 बजे जल्दी उठ के 2-3 रील एडिट करके फिर 9 बजे 10 बजे जैसे भी टाइम हो वैसे जाना पड़ता है। तो पहले मैं 4 बजे सोने वाला आदमी अभी 4 बजे उठ जाता हूँ। ये 360 चेंज आपकी लाइफ में फूड ब्लॉगिंग लाता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि बस निकल पड़ो। देखने में बहुत ग्लैमरस लगती है ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ग्लैमरस वगैरह कुछ भी नहीं है। ये जो है सिंपल चीज़ है कि आप मेहनत करोगे तो आपको उनका रिजल्ट मिलेगा। वो किसी भी फील्ड में, फूड ब्लॉगिंग की भी सेम है। जैसे मैं आपको बताऊं, हमने जब पहले वीडियो शुरू किया था तब हमारा एक वीडियो का एक्सपेंस था हमारा 2000 रुपीज़ 2500 रुपीज़। जैसे वीडियो में ड्रोन बोन वगैरह उड़ाते तो वो कोई मुफ्त में तो आता नहीं है। जैसे कैमरा वाला हो गया तो वो भी अपना चार्ज लेगा, कैमरा मैन अपना चार्ज लेगा। किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो हमको कवर करना है तो हमको भी वहाँ बिल पे करना पड़ता है। जैसे हमारे साथ पूरी टीम लेके हम जाते हैं
तो उनका भी बिल हम ही को पे करना पड़ता है। तो पूरा वीडियो मिला के 2500 रुपया चार्ज होता था। वैसे हमने 30 वीडियो निकाले हैं। आप हिसाब लगा लो कितने वीडियो हमने शुरुआत में डाले। और ये तो सिर्फ मैं वीडियो का एक्सपेंस बता रहा हूँ। जो भी हमने माइक लिया था, हमने कैमरा लिया था, अलग से फ़ोन लेना पड़ता है सब, क्योंकि हर एक के लिए एक अलग इक्विपमेंट्स का यूज़ होता है। तो सब हमने लिया। फिर दूसरे भी थोड़े इक्विपमेंट्स लेने पड़े, जैसे स्टैंड हो गया, हैंड मतलब गिम्बल हो गया। तो उस सब का EMI वगैरह सब मिला के ऐसा समझ लो कि 2-3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। और वो 2-3 लाख का EMI आप समझ ही सकते हो हर महीने का कितना आता है। तो वो भी है। और बस उसी के लिए आपको शुरू में कुछ डालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बाद में आपको कुछ रिटर्न मिलता है। तो सो फूड ब्लॉगिंग इज नॉट जस्ट, आपने जो शुरुआत में मतलब बोला है कि हमने भी कभी नहीं सोचा था कि हम तो सिर्फ खाने जाते थे। हमने कभी नहीं सोचा था कि उसी रेस्टोरेंट में जाके हम कभी ब्लॉगिंग करेंगे। जैसे हम कई जगहों पे अभी जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी जगह ऐसी है कि वहाँ जाके हमने सिर्फ खाना ही खाया है और सालों से खाना खाया है। उसी रेस्टोरेंट में हम ब्लॉगिंग के लिए जाते हैं तो वो एक फीलिंग अलग होती है। पर वो क्या होता है कि हम नहीं जाते, अभी वो लोग हमको बुलाते हैं। तो क्या होता है कि उन्होंने हमको बुलाया, हम उनके साथ डिस्कशन करते हैं कि आपका कैसे दिखाएंगे। किसी जगह पे हम नए होते हैं, किसी जगह पे हमको एक्सपीरियंस रहता है तो हम उनको सजेशन भी देते हैं। कई जगह पे हम मतलब उनको फूड बिजनेस उनका बढ़े उस हेल्दी सजेशन देते हैं। जैसे अनलिमिटेड स्कीम चालू करवाना हो, डिस्काउंट ऑफर्स लाने के लिए हम सब बोलते हैं। मेन्यू में कुछ चीज़ ऐड करवानी हो, डिलीट करवानी हो, सब हम बोलते हैं। तो फूड ब्लॉगिंग नॉट जस्ट शूटिंग, नॉट जस्ट ईटिंग, इट्स ओवरऑल फॉर अस एंड देम। ओके, तो मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है आप उन्हें रेस्टोरेंट और कार्ट वालों को बताते Of हैं course. और आपका एक्सपीरियंस जो है उसके हिसाब से आप एक ऑडियंस का ही काम कर रहे हैं, तो वो आपकी Yes. बात मान के अपने मेन्यू वगैरह में चेंजेस वगैरह करते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स करते हैं, क्यों नहीं। क्योंकि उनको बेसिकली देखो, उनको उनका रिजल्ट जब दिखेगा, एक बार दिखेगा, तो वो वापस से आपको ही बुलाएंगे कि आपने सजेशन दिया था, उससे हमको ये फ़ायदा हुआ, तो आप दूसरी बार कोई अच्छा सजेशन दे दो तो हम आगे चालू करें। जैसे मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी जगह ऐसी है कि हम सालों में 5-5, 6-6 वीडियो निकालते हैं। अभी क्या है कि हम उनको जब जाते हैं तब ऐसा बोलते हैं कि मेन्यू में कुछ ऐड ऑन करो। जैसे एक ही मेन्यू रहता है तो क्या होता है कि सब खा के मतलब सब मेन्यू फिनिश कर दिया है। अभी नया कुछ चाहिए उनको, जैसे सीजनल हो गया तो सीजनल के वजह से मतलब कुछ अलग मेन्यू में डालना पड़ता है। जैसे हमने अभी जलाराम रस वाला का किया था, तो हमने पहली बार वीडियो शूट किया था तो 6 टाइप की काजू कतरी, रियल फ्रूट वाली काजू कतरी का हमने किया था। अभी क्या हो गया कि अभी ये जो मतलब आंकड़ा है वो 14 पे पहुंचा है। तो 14 टाइप की काजू कतरी अभी बनाते हैं। अभी कुछ ऐसा भी होगा कि उसमें भी 3-4 फ्रूट्स नए ऐड हो गए, तो आप समझ सकते हो। वो सब ऐसा ही डिस्कशन होके करते हैं हम। मतलब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमें कुछ नया मिलता है तो कहीं ना कहीं आपके आइडियाज होते हैं। हाँ, सभी के होते हैं। जैसे देखो, एक अच्छा फूड ब्लॉगर होता है तो वो हमेशा यही सोचता होगा कि हमारे सजेशन से उनके रेस्टोरेंट में कुछ भी चेंजेस आए तो हम खुश होते हैं। जैसे उनके वहाँ भीड़ लगती है हमारी एक ऑफर से, तो उनका भी धंधा भी तो चलेगा। हम उसमें से कुछ लेने वाले नहीं है। हमने तो हमारा एक चार्ज ले लिया, खत्म। अभी वो ऑफर वो उनकी साल चलेगी, 2 साल चलेगी या 2 महीने चलेगी। जो भी बिजनेस आएगा उनका आएगा, हमारा नहीं आएगा। हमको 1 रुपया मिलने वाला है नहीं, वो जो भी मिलेगा उनको मिलेगा। तो हम तो वैसे भी दूर से खुश ही रहते हैं, चलो भाई हमारी ऑफर से इनके यहाँ ग्राहकी रहती है, तो बस वैसा होता है। ये तो हुई सोशल मीडिया की बात। अब कुछ गुजराती फूड कल्चर की बात कर लेते हैं। जो बाहर से होते हैं उन्हें गुजराती फूड देख के लगता है कि गुजरात में वैसे तो बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है गुजराती हैं तो उनके खाने में मीठा तो होता ही होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? गुजराती में क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है मीठा, मतलब हर एक इलाका मतलब हर एक एरियाज का हर एक अलग अलग फूड होता है। जैसे आप बड़ौदा में देखोगे तो यहाँ का 5 फेमस आइटम है। जैसे सेवसल हो गए, भाखरवड़ी हो गई, इधर की फेमस है। लीला चिवड़ा जो उसको बोलते हैं हम, येलो टाइप कलर का आता है, तो वो एक यहाँ का फेमस है। यहाँ का खींचू यानी पापड़ी का लोट बहुत फेमस है। और यहाँ का 2-3 मतलब समोसा वगैरह सब फेमस है। और आप जाओगे राजकोट साइड तो उधर भूंगरा बटाका फेमस है। आप भावनगर जाओगे तो यहाँ का पाव गाठिया फेमस है, चना मठ समोसा फेमस है। आप द्वारका साइड जाओगे, आप जामनगर जाओगे तो वहाँ का घूघरा फेमस है, बराबर। और वहाँ मतलब स्वीट में भी ऐसा है, सूरत में घारी फेमस है। तो मतलब आप जाओगे तो वहाँ भावनगर में जामनगर में तो वहाँ मैसूब फेमस है। तो
बहुत सारी जगह पे सूरत में जाओगे तो सूरत में तो इतनी सारी आपको वैरायटी मिल जाएगी, जैसे रसा वाला खमन है, आलू पूरी है, रताड़ू पूरी है, खाउसा है, और वहाँ का इदड़ा भी फेमस है, आपका वहाँ का स्वीट में कोल्ड कोको भी फेमस है। तो सूरत तो मतलब हब ही है खाने के लिए। तो जैसे मतलब एक एक सिटी वाइज अलग अलग फूड रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अकेला मीठा ही है। मतलब वो तो क्या है कि हमारे लोगों को थोड़ा एक मीठा टेस्ट पसंद है, ऐसा नहीं है कि सब मीठा रहता है। अभी ये सेवसल है, सेवसल तो लोग एक सेवसल में लोग ऊपर तरी भी डलवाते हैं, ऊपर से 2-3 टाइप की चटनी भी डलवाते हैं, ऊपर से मतलब मसाला भी डालते हैं, और उनको बोलते हैं कि यार ये आपने सेवसल बहुत लाइट कर दिया। मतलब जो पहले आपका मसाला हाँ मतलब मैं खुद गया हूँ यहाँ के 2-3 सेवसल में, वो वहाँ से उनको ऑनर को बोलते हैं कि यार आपने सेवसल थोड़ा मतलब कम स्पाइसी कर दिया है, पहले जो आपका स्पाइसी था वो लेवल अभी रहा नहीं है। तो वैसे भी लोग हैं इधर, तो नॉट ओनली स्वीट बट ऑल्सो स्पाइसी खाने वाले लोग हैं। गलत फहमी है। सर आपके हिसाब से वडोदरा में कौन कौन सी चीज है फेमस बहुत सारी है। एक छोटा सा गेम मतलब खेलते हैं। हाँ यस ऑफ कोर्स। मैं कुछ डिशेस का नाम बोलूंगी और वो कहाँ पर फेमस है वो आप नाम बताइएगा। यस ऑफ कोर्स। सबसे पहले इडली वड़ा। इडली वड़ा मैं आपको बताऊं, एक जगह है एयरपोर्ट, वडोदरा जो एयरपोर्ट है उनके बाहर एक आदमी खड़ा रहता है, साउथ इंडियन है, उनका नाम है कृपा स्वामी तेवर, उनको स्वामी इडली वड़ा के नाम से जानते हैं। वहाँ का इडली वड़ा पूरे बड़ौदा में ऐसा इडली वड़ा कई जगह पे नहीं मिलता है। मतलब वो सिर्फ इडली वड़ा 2 टाइप की चटनी देता है, पर वो जो चटनी और वड़ा देता है ना, वो मैंने साउथ में भी ऐसा नहीं खाया है, वैसा वड़ा इधर वो दे रहा है। और प्राइस क्या है मालूम आपको, मतलब 20 रुपये में वो 4 वड़ा देता है, 4 इडली देता है। तो ऐसा भी नहीं है। और अंदर से लोग पायलट वगैरह लोग या मतलब एयरपोर्ट का पूरा स्टाफ उनके वहाँ आता है खाने के लिए। तो कहीं के आप कभी जाओगे उस जगह पे तो आपको वहाँ एयर होस्टेस खड़ी रह मतलब वहाँ मिलेगी। एयरपोर्ट का पूरा सुबह 7 बजे ओपन हो जाते हैं और 9 बजे तो ख़त्म हो जाता है। और पूरा का पूरा ऐसा पतीला मतलब भर के मतलब इडली और दूसरा ही ऐसा पतीला भर के या फिर एक थैली में वड़ा लेके आते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो बेच रहा है मतलब इडली वड़ा में। साउथ इंडियन फूड में अभी मतलब मैं बता सकता हूँ कि बहुत सारी जगह ऐसी है खाने के लिए जो अच्छी है, पर 2 साउथ इंडियन फूड मेरे लिए ऐसा है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक तो है जो सबसे पुराना भी है और अच्छा भी है, एक है पोलो ग्राउंड के सामने है, गुरु प्रसाद है, वो काफ़ी पुराना है, ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना है पर काफ़ी पुराना है, वो बेस्ट साउथ इंडियन फूड सर्व करते हैं। और दूसरा है इलोरा पार्क सुभानपुरा एरिया में सुधा है, हाँ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो मेरे हिसाब से ये 2 साउथ इंडियन मुझे बहुत पसंद है। सर कई लोग हैं जिन्हें मोमोज बहुत पसंद है। हाँ बहुत प्यार होता है, तो बेस्ट मोमोज कहाँ मिलते हैं वडोदरा में? आप जाओगे गेंडा सर्कल से इन ऑर्बिट तरफ जाओगे तो लेफ्ट साइड पर ड्रैगन मोमोज है, बस वही बेस्ट है। ऐसे मोमोज आज भी बड़ौदा में कोई जगह पे नहीं मिलते। दूसरे एक है मोमोज जिन्होंने बड़ौदा में फेमस मोमोज किए, वो है गोस्वामी मोमोज, जो इलोरा पार्क जो सुभानपुरा एरिया में जो डोमिनोज है उनके सामने पहले खड़े थे। ये दोनों का मोमोज आज भी अनबीटेबल है, ऐसा मोमोज कहीं पे भी नहीं मिलता है। और दूसरी बात मैं बोल सकता हूँ, मोमोज हमेशा स्टीम खाए जाते हैं, मोमो होता ही है स्टीम। आजकल तो बहुत सारी वैरायटी वो सब है ना, वो फ्यूजन है, वो ओरिजिनल मोमोज स्टीम ही होते हैं। आप कहीं पे भी जाओगे, आप नेपाल जाओगे, आप उसके ऊपर जाओगे, भूटान जाओगे, आपको जहाँ भी मोमोज मिलेंगे वो स्टीम ही मिलेंगे। वो फ्राई मोमोज का एक्चुअली में कोई ऑप्शन ही नहीं है, फ्राई नहीं है। फिर हो गया ये तंदूरी मोमोज आते हैं, अभी तो कुरकुरे मोमोज आते हैं, वो सब किसी का कुछ है नहीं। ये तो हमारे मतलब क्या है, क्रेविंग्स होती है कि कुछ नया ट्राई करे, तो उसमें ये सब हो गए। पर आपको अभी भी बता सकता हूँ कि मोमोज का धीरे धीरे कम हो गया है। एक टाइम था आज से 4-5 साल पहले मोमोज का बहुत मतलब चल रहा था, हमको भी पता। हाँ, हम ही एक वीक में 4 बार मोमोज खाने के लिए जाते थे। आज 4 महीने में 1 बार मोमोज नहीं खाते। तो मैं खुद भी मोमोज हाँ मैं खुद भी मोमोज बहुत सारे बना सकता हूँ। तो क्या है कि अभी मैंने भी बनाना छोड़ दिया है। जो वडोदरा के जो फूडी है उन्हें भाकर बड़ी बहुत पसंद है। भाकर वड़ी आपको अगर ट्राई करनी है तो जुबेली बाग है बड़ौदा में, रावपुरा एरिया के आप आगे जाओ तो गांधीनगर गुरु के पीछे वहाँ सामने जगदीश है, वो जगदीश की भाकर वड़ी बेस्ट है। मतलब आज तक मैंने ऐसी भाकर वड़ी कई जगह पे नहीं ट्राई की है। महाराष्ट्र में मैंने चितलेकर बंधु है जिन्होंने भाकर वड़ी स्टार्ट की थी, उनकी भी मैंने ट्राई की हुई है, पर उनकी बहुत स्पाइसी है। ये एकदम लाइट है,
स्पाइसी भी नहीं है, और जो है ना होता है ना भाखरवड़ी में मतलब मीठास और खट्टापन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है, वो आपको यहाँ जगदीश में मिलेगा। और मैं फिर से लोकेशन बता देता हूँ आपको, जुबेली बाग के सामने ही है, गेट के सामने जगदीश ऐसे येलो बोर्ड मारा होगा, बस वो जगदीश की बेस्ट भाखरवड़ी आज तक की, मतलब ऐसी भाखरवड़ी कहीं पे भी नहीं मिलती है। आपने बताया चिवड़ा यहाँ पर काफी फेमस है। हाँ ऑफ कोर्स। तो वो कहाँ खा सकते हैं? हाँ मैं चिवड़ा के लिए आपको बताता हूँ, जगदम्बा चिवड़ा है, वो जगदम्बा चिवड़ा है उन जगदीश के एक्सेट सामने क्रॉस में ही है, तो पूरे की पूरी अहमदाबादी पोल है, उनके बाहर चिवड़े की वालों की लाइन है, उसमें जगदम्बा चिवड़ा वाला है। उनकी मैं आपको चीज़ बताता हूँ उनका क्यों अच्छा है। उनके चिवड़े जो भी फरसान तला जाता है वो प्योर ग्राउंड नट ऑयल यानी कि सींग तेल में वो मतलब तलते हैं। और दूसरी चीज़ वो लोग मतलब हाइजीन का भी इतना ध्यान रखते हैं, और उनका पैकेजिंग वैसे रहता है कि आप इनको पानी में ना 12 घंटे डुबा के रखो, उनके अंदर से जो चिवड़ा निकलेगा वो पूरा का पूरा क्रिस्पी निकलेगा। तो उनका पैकेजिंग वगैरह बहुत सही रहता है। और अगर चिवड़ा क्या है कि हम इधर तो खाते ही है, पर मोस्टली चिवड़ा बड़ौदा से एक्सपोर्ट होता है आउटसाइड, मतलब दूसरे स्टेट्स में या फिर दूसरे सिटी में या तो फिर दूसरी कंट्री में। सबसे ज़्यादा जो बड़ौदा में आता है वो चिवड़ा यहाँ से लेके ही जाता है। तो उनके लिए मैं मतलब बोलता हूँ कि जगदम्बा चिवड़ा वाला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लासिक। तो आपने शायद ही यहाँ वडोदरा का फूड इतना ज़्यादा रिव्यू आपने कहीं और देखा होगा। आत्मीय पटेल सर उन्होंने वडोदरा का चप्पा चप्पा छान मारा है कि कहाँ पे क्या बेस्ट मिलता है। तो आप ये जो जगह बता रहे हैं वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बताइएगा कि वो जो रिव्यू बता रहे हैं वो सच में ऐसा है या नहीं। हाँ सच में। सर आपकी जो सीरीज़ है सेव सर के ऊपर काफ़ी आप फेमस हैं। आपका अगर कोई सेव सर खाने का फ़ैन हो तो आपको फॉलो तो ज़रूर करेगा। तो yes. किस किस जगह पे सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ पर सेव सर? देखिए तो सेव सर का क्या रहता है कि लोग अपने मूड के हिसाब से ट्राई करते हैं। जैसे कभी क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम अपने नज़दीक में जो भी सेव सर वाला है उनके पास जाते हैं। जैसे मैं मतलब ओल्ड पोल में रहने वाला आदमी हूँ, तो पहले मैं वाड़ी एरिया में रहता था, पोल एरिया में। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ आसपास में बहुत सारे सेवसर होते हैं, तो वहाँ का एक सेवसर है गणपत सेवसर नाम से, तो मैं उधर जाता था खाने के लिए। हमारे यहाँ लाला भाई सेवसर वाला भी है, तो उसी जगह पे जाता था। अभी क्या होता है कि लोगों को अगर खाना हो भजिया और सेवसल का कॉम्बिनेशन खाना हो, तो सिटी विस्तार ये जो जुबेली बाग मैंने बोला जगदीश है, उनके पीछे एक सेवसल वाला है जिनका नाम है चिमन भाई सेवसल वाला। उनके वहाँ आपको मिलेगा भजिया और सेवसल का कॉम्बिनेशन। तो पहला ये सजेशन हो गया। दूसरा एक है जो जीपीओ है रावपुरा एरिया में, वहाँ पीछे गणेश सेवसल वाला। वो कैसा मतलब मैंने ऐसा सेवसल वाला कहीं पे भी देखा नहीं है, जो आप उनके पास कुछ भी मंगाओगे, आप 12-20 बार रसा मंगाओगे ना तो 20 बार रखेगा वो। एक आप रसा लोगे और उसके साथ आप 5-10 बार डूंगरी मंगाओगे, वो हंस के देगा। और वहाँ आपको सेव जो है ना, सेव वो लोग खुद बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर से लाते हैं। तो इतना मतलब सेवसल तो अच्छा है ही, साथ में वो जो उनका जो बिहेवियर है कस्टमर्स के लिए वो बहुत यूनिक है। तो एक ये है सजेशन में। और दूसरा है तरसाली एरिया में एक लाला भाई सेवसर है, वो मुझे बहुत पसंद है। दूसरा एक सेवसर है, मैं अभी भीलापुर गया था, यहाँ बड़ौदा से 10-12 किलोमीटर दूर है। तो अगेन भीलापुर का सेवसर अच्छा है। जैसे बड़ौदा से आप दभोई रोड तरफ जाओ तो क्या होता है कि वीकेंड्स में लोग उधर खाने के लिए जाते हैं सेवसर। एक ट्रेंडिंग है कि हमारे पास टाइम है तो हम बहुत दूर जाएंगे, तो रतनपुर के पास आगे जाओगे तो बहुत सारे सेवसल है। उसमें मैं थोड़ा आगे गया था भीलापुर, वहाँ का सेवसर दी बेस्ट है। बाकी बड़ौदा में बहुत सारे सेवसर है, फतेहराज सेवसर है, वो भी एक मतलब हम जाते हैं। तो सेवसर के लिए क्या है कि यहाँ वॉर हो जाते हैं। अगर मैं बोलूँगा तो यहाँ लोग कमेंट में लिखेंगे कि हमारा ये बेस्ट है, यही बेस्ट होना चाहिए। यहाँ वडोदरा में तो ऐसा है, उन्हें नाश्ते में सेवसर दे दो, खाने में सेवसर दे दो, डिनर में सेवसर दे दो, किसी भी टाइम पे सेवसर दे दो, उनका फेवरेट हो गया है ये। बड़ौदा में सेवसल ये जो फेमस है ना, वो यहाँ रात को 4 बजे भी सेवसल एक ऐसा ओपन होता है जो 4 बजे ओपन होता है और 7 बजे खत्म हो जाता है। चौखंडी एरिया में एक सेवसल वाला है जो कितने सालों से सुबह 4 बजे ओपन होता है। और उनके कस्टमर कौन है मालूम है आपको? ये जो मतलब पेपर डालने वाले होते हैं ना, वो लोग होते हैं। एक बड़ौदा डेयरी से जो लोग निकलते हैं वो वहाँ सेवसल खा के जाते हैं। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना मतलब जो नाइट शिफ्ट करके घर पे जाते हैं वो वहाँ का सेवसल खा के जाते हैं।
तो यहाँ क्या है कि हर एक आदमी के लिए अपना खुद का एक फेमस सेवसल है। तो बहुत सारे सेवसल है, जैसे मांजलपुर में रणछोड़ है, वो भी अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। मतलब फतेहगंज एरिया में गुंजन है, वो भी अच्छा है। तो बहुत सारे सेवसल है जो हम अभी नेक्स्ट सीरीज़ हमारी आएगी, उसमें हम ऐसे ऐसे सेवसल दिखाएंगे जो मतलब हमने कई सालों पहले कवर किए थे, वो भी तो कभी किसी ने अभी तक कवर नहीं किए, वैसे भी सेवसल है, सब हम दिखाएंगे। सर आजकल न्यूज़ में बहुत आ रहा है कि कोई कस्टमर गए हैं रेस्टोरेंट में और कुछ चीज़ें हैं आपत्तिजनक वो उन्हें खाने में मिल जाती हैं, तो ये जो ट्रेंड आजकल चल रहा है, आपको क्या लगता है किसकी गलती होती है? ये कभी कभी बोला जाता है कि कस्टमर की भी कभी गलती होती है, कभी रेस्टोरेंट के ऊपर कस्टमर ब्लेम लगाता है। उसका क्या होता है कि ये जो रेस्टोरेंट्स वगैरह है और हम भी जब शूट करते हैं तो कहीं कहीं पे मक्खी आ जाती है, शूट में आ जाती है, क्या करेंगे अभी, तो लोग उस पर भी कमेंट करते हैं। तो ये देखो, मक्खी आपके घर में भी होती है, होटल में भी होती है। अभी रहता क्या है कि कई कई जगहों पे मतलब बहुत सारे क्वांटिटी में खाना बन रहा होता है, तो एक एक खाने में एक एक मतलब आदमी ध्यान रखेगा नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है शायद आ जाती है और खाने में पड़ने के बाद वो चीज़ ऐसी दिखती भी नहीं है, जैसी कई कई जगहों पे मिलती है कि ऐसा मतलब मतलब कच्ची ऐसे, मतलब तो आप समझ सकते हो कि कोई चीज़ अगर खाने में पड़ी है तो वो तो मतलब पूरी की पूरी पक जाएगी ना, वो ऐसी थोड़ी मिलेगी अंदर से। तो आप समझ सकते हो ना, ऐसी नहीं मिल सकती। तो और दूसरी एक चीज़ बोल रहा हूँ कि हाइजीन का इश्यू है, तो हर एक रेस्टोरेंट को अपने हाइजीन मेंटेन रखने ही पड़ेंगे। मैं ऐसा भी नहीं बोलता हूँ कि हर बार गलती कस्टमर्स की होती है या फिर हर बार गलती रेस्टोरेंट ओनर की होती है, ऐसा नहीं होता है। पर हम क्या है, बेसिकली हम उनके वहाँ खाने गए हैं, बराबर, हम पैसे भी देते हैं, वो भी सही है। अभी आप ऐसा सोचोगे कि मैं ऐसे वीडियो निकाल के फेमस हो जाऊँगा, बराबर, उससे बजाय आप ऐसा करो, उनको रिक्वेस्ट करो और उनको बोलो कि भाई ये चीज़ में से खाना निकला है तो आप इनको चेंज कर दो, वो चेंज कर ही देगा। वो मैंने 99% केस में ऐसा देखा है कि वो चेंज भी कर देगा और ऊपर से कुछ ऐसा मतलब आपको डिस्काउंट भी दे देगा, बराबर, खाने में। चलिए डिस्काउंट तो बात की बात है, पर चेंज कर देगा, अपना काम हो गया। और वो लोग ऐसा बोलेंगे कि ये खाने से हम बीमार पड़ जाएंगे इतनी छोटी चीज़ से, तो मतलब आउटसाइड इंडिया में तो बहुत कुछ खाया जाता है, तो उससे लोग बीमार नहीं पड़ते, इतनी छोटी चीज़ से कोई बीमार पड़ता है नहीं, ऐसा नहीं पड़ता है, मेरा ऐसा मानना है, बराबर। हम खाना बीमार क्यों पड़ते हैं मैं भी बताता हूँ। जैसे मैं घर पे कभी नहीं खाता हूँ, बहुत कम खाता हूँ, जितना भी खाता हूँ मैं खुद बना के खाता हूँ, बराबर, और मैं अकेला हूँ इसलिए, तो मेरे फादर अकेले ही है। तो क्या होता है कि हमको 365 डेज बाहर ही खाना पड़ता है, बराबर। तो अभी ऐसे हम 365 डेज आज से नहीं खा रहे हैं, बराबर, आज 10 साल हो गए बाहर खाए हुए। तो 10 सालों में अगर ऐसा हो तो मतलब मैं तो पूरे साल में ज़्यादा बीमारी रहूँगा, पर ऐसा नहीं होता है। जैसे आज हम बाहर खाए हैं, तो सपोज आज मैंने खाया है, तो वो पूरे दिन आपको कदर कुछ खाने को मिल भी जाए तो बहुत कम खाना पड़ता है, जैसे हमारा डाइट कंट्रोल में रहे। ऐसा नहीं है कि डाइट सिर्फ बिना तले हुए खाना वही डाइट बोलते हैं, ऐसा नहीं है। कम खाओ, अच्छा खाओ, बिना मसाले वाला खाओ, रॉ खाओ, उसको डाइट बोलते हैं एक्चुअली में, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मसाले कम हो, तो बस वही रहता है। और अगर आप कम खाओगे, जैसे हम आज पंजाबी रेस्टोरेंट का शूट किया, तो हम शाम को कभी पंजाबी रेस्टोरेंट का शूट नहीं रखेंगे, हम शाम को किसी डेजर्ट का शूट रख देंगे जहाँ हमको कम खाना पड़े, कुछ खाना ही ना पड़े, जूसीस का रख देते हैं। वैसे मैनेज करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं होता है। अपने हिसाब से हमारी सेहत का ख्याल हमें ही रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि रेस्टोरेंट वाला ने कुछ खिला दिया और हम बीमार पड़ जाएंगे, वैसा नहीं होता है, बराबर। हाँ, कई कई जगह पे आप इतना ज़्यादा खा लेते हैं तो मतलब वो तो आप बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे। कम खाओ, जैसे अभी हम एक जगह पे खा के आए तो बहुत कम खाया है मैंने, एक रोटी खाई हुई है, थोड़ी सब्जी खा ली, बस खत्म हो गया, वैसे होता है। सर आजकल जैसे आपने बताया कि आप कैसे मैनेज करते हैं, और हमारे ऑडियंस को क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि आजकल बाजार का खाना लोग कुछ ज़्यादा ही कंजप्शन बढ़ गया है, और ख़ासकर कि वडोदरा में, क्योंकि मैंने सबसे पहले यही पता है, आप कहीं पर भी जाते हैं आपको कोई ना कोई फूड आइटम्स मिल जाते हैं और उसकी खुशबू से ही लोगों का दिल ललचा जाता है, और वो डेली रूटीन में आ गया है। तो वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं अपनी हेल्थ? अच्छा, खाना वैसा है कि आप देखोगे किसी रील्स में या फिर किसी वीडियो में, तो आप उनको खाए बिना रुक नहीं पाओगे। पर उनका भी एक कैसा रहता है कि हम उस चीज़ को कम खाए, जैसे एक बार गए ठीक है, अभी जाएंगे नेक्स्ट मंथ, वैसे रहता है तो अच्छा रहता है।
अभी किसी चीज़ को आप 365 डेज कंज्यूम करोगे तो आप बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे। तो क्या है कि आपको बैलेंस करना पड़ेगा, या फिर आपने सुबह खाया, मतलब आपने मेन कोर्स खा लिया, तो पूरे के पूरे दिन आपको कुछ नहीं खाना है बाद में, या फिर रात को थोड़ा सा फ्रूट खा के आपको सो जाने का है, तो ही आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अदरवाइज तो मतलब आप सुबह भी मेन कोर्स खाएंगे, शाम को भी मेन कोर्स खाएंगे, दोपहर को सेव उसल खाएंगे, तो रात को भी कुछ ऐसा हुआ तो फिर आप निकल जाओगे खाने के लिए, तो वो तो आपकी हाँ मस्काबन वगैरह, तो वो तो मतलब आपकी सेहत को हैरान करेगा ही करेगा। और मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ, सेहत को हैरान मतलब ख़राब क्या करता है, जैसे एक्स्ट्रा चीज़ फर्स्ट, जैसे क्लैरिफाइड जो अभी नहीं, वो एक बटर आया ना जो वेजिटेबल फैट का बन रहा है, वो जैसे हम बोलते हैं ना, मतलब बहुत कम पैसों में बटर मिल रहा है, सब जगह पे उसी में सब कुछ बनता है, वो आपकी हेल्थ को नुकसान करता है। आपको कंज्यूम करना चाहिए देसी मक्खन, या फिर होता है अमूल बटर, खा सकते हो, कम खाने का पर खा सकते हो, या फिर आप घी खाइए, या फिर ऑयल में भी आप थोड़ा खाइए, या आप ग्राउंडनट ऑयल खाइए, मतलब सींग तेल खाइए, या फिर आप बहुत ऐसा है कि हमको कुछ अच्छा खाने का है तो आप ब्लैक सीड का ऑयल आता है वो खाइए, या फिर आपको ऑलिव ऑयल थोड़ा खाने का हो तो ऐसे ही डालने का हो तो वो खा सकते हैं। तो बेसिकली क्या रहता है कि मतलब बैलेंस आपको फूड खाना पड़ेगा। ये जो फूड इन्फ्लुएंसर हैं आत्मीय पटेल जी, और उनसे जितने इन्फॉर्मेशन मिले वो उतनी ही कम है, क्योंकि उन्होंने वडोदरा के फूड को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर किया है और बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी हैं जो वो धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक साल में काफ़ी कुछ उन्होंने पर देख लिया है यहाँ पर वडोदरा में। सर, आप हमारे ऑडियंस को लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? बस लास्ट मैसेज तो इतना ही देंगे कि हमारे वीडियो देखते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बहुत सारी जगह ऐसी है जो हम शॉर्ट टाइम में हम दिखाएंगे भी, और बस ऐसा ही हमें प्यार करो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो ATM फूड स्टूडियो एंड VNM TV। जो आत्मीय पटेल जी हैं उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ATM फूड स्टूडियो के नाम से उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है। और साथ ही ऐसी ही इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, इन्फ्लुएंसर के सीक्रेट्स जानने के लिए देखते रहें VNM TV पर बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर सुहाली जैन यानी मेरे साथ। और VNM TV को फॉलो करना ना भूलें, और हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी जाकर उसे फॉलो करें। हम फेसबुक और ट्विटर पर भी मौजूद हैं। गरबा ना झूल चकले ले ले, ना झूल जो संग थई थई थई। मुझे बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है। एक बार फिर से वडोदरा का स्टार निकलकर विश्व फलक पर छा जाए। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं VNM TV। भाई, VNM TV का हमेशा से ये वादा होता है कि वडोदरा का हर कलाकार जो होता है वो कहीं ना कहीं VNM के जरिए आप तक पहुंचता है और ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। बहुत सारे वडोदरा के कलाकार हैं, कला नगरी वडोदरा को कहा जाता है, और बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने विश्व फलक पर वडोदरा के नाम को ऊंचा किया है। उसी फहरिस्त में एक और नाम जुड़ने वाला है। एक उभरती कलाकारा से आपको आज मैं मिलवाने वाली हूं, और नाम है निर्मोही यादव। निर्मोही के गाने भी सुनेंगे, निर्मोही क्या चाहती है वो भी जानेंगे, और हाल ही में उनके 2 गाने भी लॉन्च हुए हैं, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और हमेशा मैं कहती हूँ कि वडोदरा के आर्टिस्ट को VNM तो प्रमोट करता ही, हम सबको मिलकर प्रमोट करना है। और इसीलिए आज निर्मोही को खास हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है ताकि निर्मोही की बातें जान सके, उनके क्या सपने हैं, उनकी कौन सी ऊंचाइयों पर निर्मोही पहुंचना चाहती है, ये सब कुछ बात होगी। निर्मोही, बहुत बहुत स्वागत है आपका VNM TV पर। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। निर्मोही, आपके बारे में कुछ बताइए, कहाँ आपका जन्म हुआ और कैसे आप सिंगिंग से जुड़े हैं? मैं वडोदरा में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, और मेरी मम्मी वडोदरा की एक जानी मानी सिंगर है, और पापा भी इसी फील्ड में एक ऑर्गेनाइजर है। मुझे लग रहा है मम्मी का नाम जरूर बताना चाहिए, वडोदरा जरूर जानता है उन्हें। मम्मी का नाम विभावरी यादव जी, और पापा एक ऑर्गेनाइजर है। उनका खुद का मेघदूत मेलोडीज क्लब है जी, वो रन करते हैं। उनका नाम नितांत यादव
जी। अब तो आपको सब कुछ पता चल गया होगा ना। विभावरी यादव को हमने सालों से सुना है और मेघदूत ये नाम से भी वडोदरा कभी भी अनजाना नहीं है, और जिनका बैकग्राउंड ही म्यूजिकल हो, संगीत जिन्हें विरासत में मिला हो, उनके क्या कहने। और ऐसे में निर्मोही ने हाल ही में 2 अपने गाने भी लॉन्च किए हैं, उसके बारे में सबसे पहले बातचीत कर देते हैं और फिर उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं कि आज हमने निर्मोही को यहाँ आमंत्रित क्यों किया है। निर्मोही, हाल ही में नवरात्रि में आपने 2 गाने रिलीज हुए हैं आपके, उसके बारे में बताइए। तो मेरे 2 गाने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे लॉन्च हुए हैं। पहला गाना जो है वो एक डांस सॉन्ग है जो गरबा की बीट्स पे कंपोज किया गया है। अच्छा। उसको लॉन्च किया गया है टी सीरीज गुजराती में। वाओ। और दूसरा जो गाना है वो प्रॉपर टिपिकल गरबा है जो कि IDC गुजराती पे लॉन्च हुआ है। अच्छा, और उसके करीबन 1.25 करोड़ जितने सब्सक्राइबर्स हैं, राइट। तो अब आप सबसे पहले, मुझे पता है यही कहने वाले कि भाई पहले गाना सुन लेते हैं, तो पहले गाना तो सुनना बनता है जो गाना आपने रिलीज किया है, कि 2-2 लाइन भी अगर हम सुन सके, हमारे दर्शकों को सुना सकें। जी, जो कि मैंने पहला गाना कहा आपको डांस सॉन्ग, जी वो मैं पहले सुनाती हूँ। गरबा न झूमू, गरबा न झूमू लचक ले ले ले, नाचू नचाओ संग थई थई थई, हंसती गाती अल्लड़ रंगीली, सहुने गमती मस्तानी मस्तानी, हूँ छोकरी गुजरातन, हूँ छोकरी गुजरातन मझानी मझानी, हूँ छोकरी गुजरातन मझानी, हूँ छोकरी गुजरातन मझानी मझानी, हूँ छोकरी गुजरातन मझानी। वाओ, कितना अच्छा। मुझे लग रहा है नवरात्रि से तो बिल्कुल सुटेबल है। हाल ही में हम उसी फीवर से निकल कर आए हैं और छोकरी गुजरात धूम मचाने के लिए तैयार है। ये तो एक गाना रिलीज हुआ है, 2 गाने रिलीज हुए हैं। ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां निर्मोही के नाम के आगे जुड़ने वाली हैं, और उससे पहले हम निर्मोही से बातचीत कर लेते हैं। एक और गाना भी आपका हाल ही में रिलीज हुआ है, उसे भी पहले सुन लेते हैं। आवी 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 रूड़ी नवरात्रि, रमोर खिलैया तमे मन मुकी, सजी गोरी चमचमा चम, बोले झांझर छम छमा छम, ढोल वागे ढम ढमा ढम, घुघरा घम के छे छन छना छन, हे माताजी नगर बे घूमो धन धना धन, माताजी नगर बे घूमो धन धना धन धन। क्या खूब। માતાજીના ગરબે આપણે બધા જ खूब ધન ધનાધન घूमी चुक्या છે, नवरात्रि पूरी થઈ गई છે, लेकिन ये जो खुमार है वो कभी भी उतरने वाला खुमार नहीं है। 9 दिन खत्म होते ही हम सोचने लग जाते हैं कि अगली नवरात्रि कब आएगी। तो इसलिए ये दोनों गाने काफी हिट हुए हैं हाल ही में। अब निर्मोही से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाती हूँ। निर्मोही, सिंगिंग की शुरुआत कैसे हुई? वैसे तो आप बेसिकली इसी क्षेत्र में कहीं ना कहीं पहले से है, लेकिन आपको कब लगा कि मैं भी गा सकती हूँ? मैंने पहले कुछ 4-5 साल पहले भी शोज, पापा के शोज में मैं गाती थी जी, लेकिन उसमें मैं यूजुअली बस गाने के लिए गा लेती थी। फिर मम्मी को जब मैंने गाते हुए सुना तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे आगे प्रॉपर प्रैक्टिस करके इसी फील्ड में आगे जाना चाहिए। अच्छा। फिर मैंने 4 साल पहले गाना स्टार्ट किया, उसमें प्रॉपर मैं रियाज वगैरह करके सीख के मैंने गाना स्टार्ट किया, और फिर गाते गाते फिर मुझे लगा कि आगे इसी फील्ड में जाना चाहिए। जैसे पापा ही सारे प्रोग्राम्स करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आप बचपन से प्रोग्राम्स में जाती रही होंगी, आपकी मम्मी भी रियाज करती होंगी, तो ये सब आपने बचपन से देखा होगा। जी जी, हमेशा। तो बचपन से कुछ ऐसा था कि कुछ इस क्षेत्र में किया जा सकता है? पहले से ऐसा था कि करना है, लेकिन तब सीखती नहीं थी, सीखे बिना ऐसा लगा कि करना है जी। उसके बाद फिर लगा कि प्रॉपरली सीख के इसी फील्ड में आगे जाना, यानी सीरियसली फिर सोच लिया कि अब इसी को कुछ ना कुछ इसी में करना है। किस किस से संगीत सीखा? क्योंकि संगीत आपको आता है, विरासत में मिला है, वो एक अलग बात है, और उसको सीख कर एक दिशा देना वो एक बहुत अलग बात है जी। बहुत पहले मैं मनहर पटेल सर से सीखती थी जी, यहाँ पे वडोदरा में। अभी हाल ही में मैं हेमंत कोठारी सर से सीख रही हूँ वडोदरा में, और जीतू शंकर सर से सीख रही हूँ मुंबई में जी। तो अब सीखा तो कितना कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ है कि अब मैं जरूर इस क्षेत्र में कुछ आगे कर सकती हूँ? अभी मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे आगे इसी फील्ड में कुछ करना है जी। थोड़ी सी हिचकिचाहट कभी होती है, लेकिन फिर भी एकदम कॉन्फिडेंट हूँ।
जी, तो किस और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब आजकल नेशनल टेलीविजन में बहुत सारे ऐसे शोज हैं जिसमें बहुत अच्छा लोग कर रहे हैं। हाल ही में महर्षि पंड्या वडोदरा के बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे पहले शिवम सिंह, काव्या लमय, बहुत सारे लोग नेशनल टेलीविजन के प्लेटफॉर्म से भी आगे बढ़े हैं। आपने क्या सोचा है? मैंने ये वीडियोस के द्वारा आगे बढ़ने का भी सोचा। उसके अलावा अगर रियलिटी शोज वगैरह में चांस मिले तो उसमें भी फिर मैं आगे जाना चाहूंगी। जी, और सिंगिंग में आइडियल कौन है? हमारे सबके कोई ना कोई आइडियल जरूर होते हैं, आपको भी कोई बहुत ज्यादा पसंद होगा। श्रेया घोषाल जी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन आइडल मैंने हमेशा से मेरे माँ बाप को ही रखा है। अरे वाह, तो श्रेया घोषाल का कोई गाना आप हमारे दर्शकों को सुना सकें? जी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तदिया नदी देरता न देरे लूम, तदिया नदी देरता न देरे लूम, तदिया न रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से सिया घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। बहुत सुरीला गाती हैं निर्मोही आप, बहुत ज्यादा, और मुझे बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है। एक बार फिर से वडोदरा का कोई स्टार निकलकर विश्व फलक पर छा जाए, उसके लिए निर्मोही बिल्कुल तैयार है। निर्मोही, आपकी मदर प्रोफेशनल सिंगर हैं, क्या कहती है वो आपका गाना सुनकर? खुश होती होंगी? जी, उनको भी मेरा गाना बहुत पसंद आता है, बहुत सपोर्टिव है। मम्मी और पापा दोनों बहुत पसंद करते हैं मेरा गाना। और एजुकेशनली आप क्या करती हैं? अब तो पढ़ाई करती होंगी? जी, मैं सेकेंड ईयर कॉलेज में हूँ। पारुल से मैं मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म कर रही हूँ, और उसके अलावा मुंबई में मैं म्यूजिक करती हूँ। अच्छा, मतलब बहुत अलग दोनों क्षेत्र आपने चूज किए हैं। एक तो म्यूजिक वाला यानी आर्ट है, कला है जहाँ, और दूसरा एक चैलेंजिंग फील्ड मास मीडिया। दोनों कैसे? मास कम्युनिकेशन बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह पावरफुल करने के लिए, ताकि आगे जाके मैं एंकरिंग वगैरह भी मैं कर पाऊँ सिंगिंग के साथ साथ। अच्छा, मतलब ये है कि आपको करना तो आर्ट के क्षेत्र में ही है कुछ ना कुछ। अब म्यूजिक की दुनिया जो है बहुत बदलती जा रही है। लता मंगेशकर के गाने, किशोर जी के गाने सुनकर हम सब बड़े हुए। आज भी नई पीढ़ी भी उतना ही उन गानों को सुनती है, उसे रिमेक करके भले ही सुनती हूँ, लेकिन अब जो है दौर बहुत बदल गया है। पहले ऐसा था कि पूरे पूरे गाने आज भी हमको याद है, अब गाने के बोल भी समझ में नहीं आते हैं, उस तरीके का सब कुछ बदल गया है। पूरी इंडस्ट्री बदलती जा रही है, म्यूजिक का स्वरूप बदलता जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? मुझे पर्सनली पुराने गाने जो ओरिजिनल नंबर्स है वही मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ, सुनना भी और गाना भी। ऐसा नहीं है कि मुझे नए गाने और रीमिक्स पसंद नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करूंगी ओरिजिनल गानों को। अच्छा, और कौन सा आपका सबसे पर्सनल फेवरेट है जो आप रोज गुनगुना पसंद करते हो पुराने गानों में? लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले फिर से। निर्मोही, आपने जो भी गाने पसंद किए हैं हमेशा आपने मुश्किल कंपोजिशन पसंद की। घर मोरे परदेसिया बात हो या लग जा गले हो, ये गाने ऐसे हैं जो बड़े बड़े जो आर्टिस्ट होते हैं, सिंगर होते हैं, इसे छूना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी हरकतें हैं, लेकिन आप बहुत अच्छी तरह निभा रही हैं। बहुत खूब, बहुत दाद देना चाहूंगी आपको। और बहुत मैं
बहुत ज्यादा मेरे मन में आशाएं जग रही हैं कि मैं भी आपको कोई बड़े प्लेटफॉर्म पर देखने वाली हूँ बहुत जल्द। कहाँ देखना चाहती हैं निर्मोही अपने आप को सिंगिंग के वर्ल्ड में? मैं कोशिश करना चाहूंगी कि मैं जैसे श्रेया घोषाल जी, लता जी सब जिस तरीके से आगे बढ़े इंडस्ट्री में गए, उस तरीके से मैं इंडस्ट्री में पैर रख पाऊँ। कोशिश जारी है। आई होप कि मैं अच्छे से निभा पाऊँ और मैं वहां तक जा पाऊँ। कितनी मेहनत लगती है सिंगिंग क्षेत्र में? रियाज करने से लेकर हर चीज का ध्यान रखना होता है, खाने पीने से लेकर आपके रूटीन का ध्यान रखना होता है। ये सारी क्या चीजें होती हैं? जैसे ठंडा पानी वगैरह, कोल्ड कॉफी जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, वो सब मुझे अवॉइड करनी पड़ती है। गरम चीजों पे ही यूजुअली रहना पड़ता है। उसके अलावा बहुत ज्यादा तीखा मैं नहीं खाना प्रेफर करती गले के लिए। ये सारी चीजों से गले पे असर होता है। एक्चुअली आपकी मदर सिंगर हैं, तो ये सारी चीजें तो आपको उन्होंने पहले ही सिखा दी होंगी। जी, लेकिन उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। उनको नहीं होता है? बिल्कुल नहीं जी, मुझे होता है, इसीलिए मैं ध्यान रखना प्रेफर। मतलब अलग अलग गले भी सेंसिटिव होते हैं अलग अलग चीजों को लेकर, ऐसा? तो कोई भी क्षेत्र में जब अव्वल होना हो तो बहुत सारी चीजों को छोड़ना होता है। जैसे विराट कोहली के पर्सनल फेवरेट छोले भटूरे थे, लेकिन अब वो उन्हें हाथ नहीं लगाते हैं। वैसे ही निर्मोही कह रही हैं कि कोल्ड कॉफी उनकी पर्सनल फेवरेट थी, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ कर दिखाना है, तो आपको कहीं ना कोई चीज जैसे हम छोड़ देते हैं, हम मन्नत मांगते हैं ना भगवान से कि अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये चीज तब तक छोड़ देता हूँ। तो कुछ ऐसा ही ये कला का, साधना का क्षेत्र है। एक तरीके की साधना है, पूजा है संगीत, और इसीलिए संगीत हम सबको बेहद पसंद है। हम खुश होते हैं तो भी संगीत सुनते हैं, हम सैड होते हैं तो भी संगीत सुनते हैं। अगर हमारा किसी भी तरह का मूड हो, बारिश हो रही है तो हम संगीत सुनते हैं, हम परेशान हैं तो संगीत सुनते हैं। यानी संगीत हमारे जीवन में इस कदर रंग भर देता है, और इसीलिए आर्टिस्ट को, सिंगर्स को खासकर बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे निर्मोही, वडोदरा से किस तरह का सपोर्ट आप एक्सपेक्ट करती हैं? मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे जो गाने लॉन्च हुए हैं उसको अगर लोगों को पसंद आए तो वो लाइक और शेयर करे और मुझे सपोर्ट करे, ताकि मैं और भी आगे गाने वगैरह रिलीज कर पाऊँ और आगे इस फील्ड में बढ़ पाऊँ। आपके अगर गाने किसी को देखने हैं, कहाँ देख सकते हैं? पहला जो गाना है डांस सॉन्ग, वो टी सीरीज गुजराती पे लॉन्च हुआ है। उसका नाम छोकरी गुजरातन। सेकंड जो गाना है वो आरडीसी गुजराती पे लॉन्च हुआ है, उसका नाम गरबे घूमो धन धनाधन। तो आरडीसी गुजराती और टी सीरीज गुजराती पर जाकर ये गाने आप जरूर सुनिए, क्योंकि आजकल पैसों की कमाई बहुत बाद में आती है, व्यूज और लाइक्स की कमाई जो होती है वो पहले काउंट होती है। तो आप वीआरएम टीवी को हमेशा हम आपको कहते हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो यही सारी चीजें हैं कि आजकल ये सारी चीजें भी अब पैसों से ज्यादा काउंट होती हैं कि आपके कितने व्यूज हैं, आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं। तो जरूर हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री को हम हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ कि गुजराती फिल्मों को थिएटर में जाकर देखिए, थिएटर में जाकर देखिए, क्योंकि हर आर्टिस्ट को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। वैसे कला नगरी की तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि कला नगरी कभी किसी को निराश नहीं करती हैं। जब भी उभरते कलाकार आते हैं, कला नगरी ने इसे हाथों हाथ लिया है, और ऐसी ही एक कलाकारा से आज हमने आपको मिलवाया है, निर्मोही यादव। आशा करती हूँ कि आगे चलकर इतने बड़े स्टेज पर जाएं कि आपको उनका ऑटोग्राफ लेना पड़े। निर्मोही, एक खूबसूरत गाने के साथ हम इसे एंड करते हैं। नहीं दुआ भले नदी कभी बद्दुआ, ना खफा हुए न हम हुए कभी बेवफा, तुम अगर बेवफा हो गए क्यों खफा हो गए, कि तुमसे जुदा हो के हम तबाह हो गए, तबाह हो गए, तबाह हो गए, तबाह हो गए।
बहुत खूब और दिल से खुशी हो रही है ये सारे गाने सुनकर, निर्मोही की एकदम सुरीली आवाज सुनकर। मुझे पता है आप भी घर बैठकर जरूर खुश हो रहे होंगे। सिर्फ खुश नहीं होना है, निर्मोही को सपोर्ट भी करना है। सिर्फ 19 साल की निर्मोही वडोदरा का नाम रोशन करने के लिए तैयार है। बहुत सारी शुभकामनाएं वडोदरा की ओर से आपको देती हूँ। आप बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर हम आपको देखें। थैंक यू। मैं बस एक चीज ऐड करना चाहूंगी। बिल्कुल। इन गानों के लिए मैं खास शुक्रिया करना चाहूंगी मेरी पूरी टीम को, जिसमें भव्य बोरा जी, तुषार पाठक जी, अजीत परमार जी और जिगर जी और मेरे पापा। हम 6 जन ने मिलके ये सॉन्ग वगैरह को इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचाया है। और भावेश लिया जी जो कि LM स्टूडियो, लता मंगेशकर जी के स्टूडियो के मेन जो रिकॉर्डिस्ट है वो, और पूरी ऑडियंस को थैंक यू वेरी मच। चलिए, VNM के जरिए जो भी निर्मोही को सुन रहा है, अगर कोई संगीतकार सुन रहे हैं, अगर कोई म्यूजिशियन सुन रहे हैं, तो जरूर ये आवाज आपके मतलब की है और बहुत ज्यादा आगे जा सकती हैं। शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको तो जुड़ना ही चाहिए क्योंकि ये सारी बातें हम करते ही आपके लिए हैं। अगर आप घर में बैठेंगे तो वडोदरा में क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर VNM आप देख रहे हैं तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि यहाँ से कौन स्टार बन रहा है और यहाँ से किसे आप नेशनल टेलीविजन पर देखने वाले हैं। और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ VNM जरूर देखते रहिए। VNM का YouTube चैनल है जिसे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि VNM का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर फेसबुक पर आप हमें देख रहे हैं जरूर वहां भी फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए निर्मोही को। पूरे विश्व में निर्मोही को आगे ले जाने में आपका भी एक छोटा सा लाइक और शेयर होगा तो निर्मोही बहुत जल्दी आगे बढ़ सकती हैं। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।